जय हिंद। आज हम आपको ईवीएस तो कंप्लीट करा ही चुके थे। आज की क्लास में हम आपको सीडीपी, संपूर्ण सीडीपी एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको लगभग आपका 10 से 15 नंबर, अधिकतम 15 नंबर तक का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और ये आप क्लास मिस मत करिएगा, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट आप कर ही देते हो। देखिए, आपके सिलेबस में, रीड के सिलेबस में दिया है बुद्धि, इंटेलिजेंस को लेकर के कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक ही वीडियो में संपूर्ण सीडीपी आपकी कवर हो जाएगी। देखिए, बुद्धि क्या है। बुद्धि एक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि क्या होती है कि जो कोई भी समस्या यदि आपके सामने आती है तो उस समस्या को सुलझाने में मदद करती है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हुआ कि इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल और कठिन योग्यताओं का समूह है। कहने का मतलब है कि बुद्धि एक मतलब किसी एक काम के लिए नहीं है, बल्कि कई कामों में यूज होती है। मल्टी डायमेंशनल है, बहुउद्देशीय है। आप कह सकते हैं कि मल्टीपर्पस टाइप की होती है। योग्यताओं का एक सेट होता है, एक समूह होता है। तीसरा बात कही गई है कि बुद्धि परिवर्तनशील होती है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है। बुद्धि का आकलन बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में मदद करती है। सही बात है। किसी चीज़ को में एडजस्टमेंट करना हो तो बुद्धि ही हमारी वहाँ पर सहायता करती है। फिर आते हैं बुद्धि के प्रकार पर। देखिए, बुद्धि के प्रकार जो है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। जैसे थॉर्नडाइक के अनुसार, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि के बाद अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब मूर्त बुद्धि क्या है कि मूर्त बुद्धि में से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने दिखती हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए टेबल है, तो टेबल आपके नज़र के सामने दिखेगी तो आप समझेंगे मूर्त बुद्धि है। मूर्त बुद्धि का मतलब जिन चीज़ों को प्रत्यक्ष देखकर हम कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत मैकेनिक आते हैं, कारीगर आते हैं। मूर्त बुद्धि के उदाहरण के अंतर्गत ये चीज़ें ये आते हैं। मैकेनिक, कारीगर, ये सब मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। ये आपसे प्रश्न पूछेगा इस तरह का। फिर अमूर्त बुद्धि की बात करें, दूसरा नंबर अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या है? जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार आदि। अब कवि है, डॉक्टर है, चित्रकार है, इनके अंदर जो भी बुद्धि है, जो भी इंटेलिजेंस है, मतलब वो क्या है, वो आपको सामने दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये अमूर्त रूप में उनके अंदर समाहित है। फिर सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है? जो समाज सेवी हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। जैसे नेता हो गया, तो नेता के अंदर सामाजिक बुद्धि आपको देखने को मिलेगा। देखिए, नेता कितनी चालाकी से आपको अपनी बातों में फंसाएगा और सबको जो है खुश रखने की कोशिश करतेगा। उसी प्रकार व्यवसायी है, समाज सेवी है, अध्यापक है, इन सब के अंदर सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। अब बुद्धि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। 1916 में, कब? 1916 में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया था। और वह सूत्र क्या था? देखिए, आपसे बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र आपके एग्जाम में पूछता है, तो आपको जब पूछेगा तो ये टर्मन के अनुसार पूछता है, तो आपको क्या देना है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, अर्थात यमे अपान CA मल्टीप्लाई 100। मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ से आपको बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र जो है 1916 में टर्मन ने दिया। अब बुद्धि लब्धि की स्थिति क्या है, तो देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि की स्थिति क्या है। देखिए, 25 से कम यदि किसी की बुद्धि लब्धि है इस फार्मूले पर निकालने के बाद, तो आप समझिए कि वो जड़ बुद्धि का व्यक्ति होगा। 25 से 49 के बीच में यदि किसी की है तो मूढ़ बुद्धि का होगा। 50 से 69 के बीच में है तो मूर्ख बुद्धि का होगा। और 70 से 79 के बीच में है तो मंद बुद्धि का व्यक्ति माना जाता है। 80 से 89 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति माना जाएगा। और 90 से 109 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि से नीचे, 80 से 89 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि से नीचे माना जाएगा। लेकिन यदि वो
90 से 109 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि माना जाएगा। कहीं कहीं 110 दे देता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि 110 से 119 के बीच में है तो सामान्य बुद्धि से ऊपर माना जाएगा, और 120 से 129 के बीच में तीव्र बुद्धि, 130 से 139 के बीच में प्रखर बुद्धि, और 140 से अधिक मतलब प्रतिभाशाली। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न बनेगा, पूछता है कि प्रतिभाशाली बालकों में की बुद्धि लब्धि IQ लेवल कितना होता है, तो आपको ऑप्शन देगा। यदि 140 दे रहा है तो आप टिक मार दीजिए। अब इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। फिर है प्रतिभाशाली बच्चे अपने डिसीजन में जो है हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो स्वतंत्र होते हैं। इनमें आत्म क्षमता अर्थात सेल्फ एक्यूरेसी ज़्यादा पाई जाती है, हाई स्पीड होती है, इनमें क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनके पास, और इनमें जो है मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर आते हैं बुद्धि के प्रकार। अब बुद्धि के प्रकार की बात करें तो बुद्धि कई प्रकार की होती है। जैसे एक कारक बुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो बुद्धि के सिद्धांत कई प्रकार के होते हैं। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया था। किसने किया था? विनय ने किया था। इन्होंने बताया कि व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में काम करती है, उपयोग में आती है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत अगला है। अब द्विकारक सिद्धांत को जो है चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स स्पियरमैन ने। इनके अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। इसी को जी फैक्टर और एस फैक्टर भी बोलते हैं। अब सामान्य कारक क्या है? यह जन्मजात एवं हर किसी में अलग अलग होती है। वहीं विशिष्ट कारक की बात करें तो यह दूसरों से अर्जित होने वाली होती है। फिर अगला है हमारा समूह कारक तत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थर्स्टन ने किया था। थर्स्टन के द्वारा यह बताया गया था कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का समूह है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है। कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं आपको बता देते हैं। तो है वर्बल, फिर है न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल, स्पेसिफिकल, इंडिविजुअल, ये सब ये देख लीजिएगा। ये तो इस तरह से 7 योग्यताओं के समूह से मिलकर के बनी हुई है। हार्वर्ड गार्डनर जो कि बहुत ही फेमस है, आपके CTET में कई बार यहाँ से प्रश्न बने भी हैं हार्वर्ड गार्डनर को लेकर के, और आपके रीट में भी है, मतलब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इन्होंने दिया था। इनकी जो थ्योरी थी बुद्धि से संबंधित, वो इनकी जो थ्योरी दी थी, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी दी थी। पहला इन्होंने बताया था शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। जिनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि होती है, शब्दों में लोगों को मतलब सामने वाले को फंसा लेना या उसको शब्दों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित कर लेना, इंटरेक्ट कर लेना, तो वो लोग ज़्यादातर या तो वकील होंगे, या तो फिर कवि होंगे, या तो पत्रकार होंगे। तो इस तरह की बुद्धि जो है इन्हीं लोगों में पाई जाती है। फिर हमारा अगला है तार्किक बुद्धि या तार्किक गणितीय बुद्धि। अब इसमें क्या है कि इसमें तार्किक योग्यताओं का समूह होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है वो अकाउंटेंट होते हैं, या तो फिर बैंकर होते हैं, या साइंटिस्ट होते हैं। सही बात है। वैज्ञानिक लोग देखिए कितना लॉजिकल बुद्धि लगाते हैं। अकाउंटेंट लोग जिसको बोलते हैं CA, आप देखिए CA चाहे तो पूरी कायनात पलट दे, अकाउंटेंट के पास बहुत दिमाग होता है। तो इस तरह के लोग या तो अकाउंटेंट होंगे, या तो बैंकर होंगे, या तो फिर साइंटिस्ट होंगे। फिर अगला है हमारा स्थानिक बुद्धि। अब स्थानिक बुद्धि क्या है? अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है वे या तो मूर्तिकार, चित्रकार बनते हैं, मतलब बिना किसी चीज़ को देखे स्वयं से कल्पना करके उस चीज़ को तैयार कर देना, बना देना ही स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया। फिर शारीरिक गतिक बुद्धि। अब इसमें शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जैसे अभिनेता हो गया, अभिनेत्री हो गया, डांसर हो गया, बियर बार में जो परोसते हैं, ये सब के अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। फिर हमारा अगला है संगीतात्मक बुद्धि। इसमें संगीत से संबंधित बुद्धि, जैसे सिंगर हो गया, एंटरटेनर हो गए, जो मतलब मनोरंजन करते हैं। फिर हमारा अगला है अंतर वैयक्तिक बुद्धि, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके द्वारा व्यक्ति के साथ कैसे
इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे नेता, सामाजिक या कार्यकर्ता बनते हैं। अब फिर अगला हमारा है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, जैसे आध्यात्मिक गुरु हो गया, आसाराम वगैरह हो गए, रामदेव हो गए, इस तरह के लोग। फिर हमारा है प्राकृतिक बुद्धि, प्रकृतवादी बुद्धि। प्रकृतवादी बुद्धि के अंतर्गत जैसे किसान हो गया, तो इस तरह के लोग आते हैं। फिर अस्तित्ववादी बुद्धि, जैसे साधु, संत, फिलासफर, ये सब बताते हैं कि किसका अस्तित्व कब ख़त्म होगा, कब नहीं होगा, तो इस तरह के अंतर्गत आते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं, उन 9 सिद्धांतों में से यही पूरे 9 के 9 पूरे सिद्धांत थे। अब हम देखते हैं, हमारा अगला है त्रियामी बुद्धि सिद्धांत। अब त्रियामी बुद्धि सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना सिद्धांत, इसे जो है बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों में निर्मित होती है। कौन कौन सा है? विषय वस्तु हो गया पहला, दूसरा हो गया संक्रिया, तीसरा उत्पाद। ये 3 चीज़ों में जो है गिलफोर्ड का मानना है कि इन्हीं तीनों चीज़ों में जो है बुद्धि सम्मिलित होती है। इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर के बुद्धि बनी हुई होती है। अच्छा, त्रिचापी या त्रिघटकी सिद्धांत क्या है? स्टेनबर्ग ने दिया था। स्टेनबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? अनुभवात्मक बुद्धि, अनुभवों एवं नई खोज के आधार पर। अमूर्त बुद्धि बता ही दिया। संदर्भनात्मक बुद्धि, अब ये क्या है? संदर्भनात्मक बुद्धि, तो इसमें व्यक्ति सूचनाओं का इस प्रकार से उपयोग करता है कि वो अधिक से अधिक लाभ उठा सके या अधिक से अधिक सफल हो सके। स्टेनबर्ग के जो सिद्धांत थे के जो चरण थे, वो 5 प्रमुख चरण थे। तो कौन कौन से चरण हैं उनको देख। स्टेनबर्ग ने जो 5 प्रमुख चरण बताए थे, उसमें से प्रमुख चरण क्या थे? पहला था इनकोडिंग। क्या था? इनकोडिंग। अब इनकोडिंग क्या है? इसमें सूचनाओं को मस्तिष्क में सेट करना और पहचानना होता है। दूसरा था हमारा इनफ्रेजिंग। इनफ्रेजिंग क्या है? कि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुमान लगाना। तीसरा हमारा है मैपिंग। अब मैपिंग क्या होता है? कि पुरानी परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति में संबंध स्थापित करना। फिर हमारा है एप्लीकेशन, वास्तविक उपयोग। एप्लीकेशन मतलब वास्तविक उपयोग। और फिर हमारा लास्ट है जो है वो है रिस्पॉन्स, अर्थात बेस्ट सोल्यूशन। मतलब ये सब हो जाने के बाद जो हमारा लास्ट में अंत में कंक्लूजन निकलना चाहिए स्टेनबर्ग के अनुसार, उसमें बेस्ट सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब उसका किसी समस्या का अच्छा समाधान निकलना चाहिए। अब हमारा जो अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है अभिवृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास। यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं, रीट में आपके प्रश्न बनते हैं। अच्छा, अभिवृद्धि क्या है? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। विकास क्या होता है? कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। दूसरी बात कही कि बुद्धि का वृद्धि का स्वरूप जो होता है वाय होता है। वहीं विकास की बात करें तो ये दोनों में होता है। कुछ समय बाद जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है? कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। आप देखे होंगे कि वृद्धि कभी क्रम के अनुसार नहीं चलती। कभी कभार आप देखिए कि हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा शरीर का भार, वजन बढ़ने लगता है। वहीं विकास की बात करें तो विकास निश्चित क्रम में चलता है। उदाहरण के रूप में देखें, हम अपना जितना विकास करना चाहते हैं उतना विकास कर सकते हैं। विकास के आयाम, तो विकास के प्रमुख रूप से जो आयाम होते हैं वो 2 आयाम होते हैं। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है गत्यात्मक विकास। कौन सा? शारीरिक विकास, दूसरा है गत्यात्मक विकास। अच्छा, मानसिक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा भी नहीं। फिर अगला हमारा है बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उसको बता दे रहे हैं। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, दूसरा है विकास दिशा का सिद्धांत। अब विकास दिशा के सिद्धांत को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक मस्तकोमुखी, दूसरा है हमारा दूरमुखी। अब मस्तकोमुखी मतलब सिर से पैर की ओर जो होगा वो मस्तकोमुखी होगा। दूरमुखी मतलब केंद्र से शुरू होता है। फिर हमारा अगला है निरंतरता का सिद्धांत। फिर हमारा अगला है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। 5वां हमारा है पूर्वानुमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, अंतर संबंधित विकास का
सिद्धांत। तो ये विकास के प्रमुख सिद्धांत। अब विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए, विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग होती हैं। जैसे प्रसव अवस्था, तो प्रसव अवस्था जो होती है वो माँ के गर्भ में होती है, वो 9 माह और या 280 दिन का होता है, 9 माह या 280 दिन का होता है, या कह लीजिए 9 माह 10 दिन किसी किसी में होता है, लेकिन 9 माह 11 दिन नहीं होता, 9 माह 10 दिन। तो मतलब कुल मिलाकर के 9 माह या फिर 280 दिन आपके ऑप्शन में देगा। दूसरा है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जो होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। फिर हमारा अगला है तीसरी जो स्टेज होती है विकास की, बाल विकास की, वो बाल्यावस्था। ये 6 से 12 वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आरंभिक स्कूल एज होती है, गंदी अवस्था होती है, स्फूर्ति की अवस्था होती है, खेलों की अवस्था होती है, अनोखा काल होता है, टोली अथवा समूह होता है। सारी चीज़ें इस बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। ये आपसे पूछता है कि बच्चे में स्फूर्ति की अवस्था कब होती है, तो आपको बाल्यावस्था को टिक करना होगा। फिर हमारा अगला जो महत्वपूर्ण है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो आयु होती है 12 या 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की होती है। इसे जीवन का सबसे संघर्षशील एवं कठिन काल माना जाता है। इसी को तनाव तूफान की अवस्था माना जाता है, इसी को स्वर्ण काल माना जाता है, इसी को विषम लिंगी माना जाता है, विषम लिंगी आकर्षण माना जाता है, वीर पूजा माना जाता है एवं अमूर्त चिंतन की अवस्था। इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज आपके ऑप्शन में मिलते हैं, कोई भी प्रश्न बनता है तो आप यहाँ से लगा दीजिएगा। ये चीज़ें किशोरावस्था में बच्चे के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। अब आकलन की बात करें, आकलन या मूल्यांकन अगला हमारा जो टॉपिक है आकलन। आकलन क्या है कि किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आकलन कहलाती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन जो है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक हमारा रचनात्मक आकलन होता है, दूसरा हमारा योगात्मक आकलन होता है। अब रचनात्मक आकलन क्या है? रचनात्मक आकलन वो होता है जो हम पढ़ने के दौरान करते हैं, और योगात्मक आकलन होता है जो साल के अंत में हम करते हैं। कहने का मतलब जैसे साल भर हम आपको पढ़ाए, उसके बाद हम आपका परीक्षा ले लेते हैं, जो एनुअल एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं। तो वो एनुअल एग्ज़ाम एक प्रकार का साल के अंत में होता है, उसी को हम योगात्मक आकलन कहते हैं। और रचनात्मक आकलन होता है जो पढ़ाने के दौरान होता है। अच्छा, सीखने के लिए आकलन कई प्रकार के भी होते हैं। तो इसमें पूछता है कि सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE। तो यहाँ से भी देख लीजिए। अच्छा, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं? मूल्यांकन की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जैसे वैधता। मूल्यांकन में वैधता होनी चाहिए, फिर विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और व्यापकता होनी चाहिए। मूल्यांकन की ये प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। अब नोम चॉम्स्की बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सी-टेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण है। नोम चॉम्स्की क्या है? नोम चॉम्स्की एक भाषाविद थे। भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ये मानते थे कि बच्चे के मस्तिष्क में, माइंड में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा क्या करता है, भाषा सीखता है, इसी को LED बोलते हैं। एल का मतलब होता है लैंग्वेज, ई का मतलब होता है अधिग्रहण करना, और डी का मतलब होता है डिवाइस या यंत्र। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LED इसी को बोलते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण अर्थात यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया था, और 2 बातें इन्होंने कही, सतही संरचना और गहरी संरचना। डीप संरचना मतलब इन्होंने भाषा की 2 संरचना बताई थी, एक सतही, दूसरी गहरी। अच्छा, ब्लूम टैक्सोनॉमी अगला हमारा जो है वो है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट। शिक्षा में ब्लूम के जो योगदान दिया उसका क्या ऑब्जेक्ट था, क्या उद्देश्य था? तो देखिए, बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नाम था। बेंजामिन ब्लूम यह जो है अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण करने के पश्चात इन्होंने 3 चीज़ें बताई। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। अब ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक क्या है कि 1956 में इन्होंने दिया था। ये बताए थे कि इसका उद्देश्य सरल से कठिन की ओर
मतलब जो कोई चीज़ बच्चा जानता है तो उसको धीरे धीरे उस पहले सरल चीज़ें सिखाई जाए, फिर उसको जो है कठिन चीज़ें सिखाई जाए। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। इसको इन्होंने 6 भागों में बांट करके बताया था। क्या क्या बताया था? पहला ज्ञान बताया था, दूसरा बोध बताया था, तीसरा अनुप्रयोग बताया था, चौथा विश्लेषण, पाँचवां संश्लेषण और छठवां मूल्यांकन। ये 6 चरण इन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्य पक्ष के तरफ इन्होंने बताए थे। भावात्मक पक्ष क्या है? तो देखिए, भावात्मक से मतलब होता है कि भावनात्मक रूप से सामना करना, जैसे तारीफ करना या किसी को प्रेरणा देना या उत्साहवर्धन करना। तो इस तरह की इसके अंतर्गत भावनात्मक पक्ष आते हैं। अब क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है कि इसमें शारीरिक हलचल होती है, मोटर स्किल होते हैं, आपकी शारीरिक गति होती है, ये सब क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और सुनते चलिएगा। बाल विकास का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहीं से है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, इसी को बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में जॉन डीवी जो है एक बहुत ही फेमस शिक्षा शास्त्री हुए थे। तो जॉन डीवी का बहुत बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा में। इन्होंने इनके जो मुख्य बिंदु है कि बच्चा जो है बच्चे के अकॉर्डिंग ही शिक्षा होनी चाहिए। इसमें मुख्य बिंदु जो है बच्चा होता है। इन्होंने कहा कि करके सीखने पर बल देना चाहिए। बच्चे अगली बात इन्होंने कही कि बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। बच्चे के अनुभव, संक्रिया आदि को जो है भागीदार बनाना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। फिर प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जब बच्चे को हम उसकी अभिवृद्धि इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसकी शिक्षा का यह स्तर बढ़ जाना, यही प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। प्रगतिशील शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट रखनी है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको जो है करके सीखने पर बल देता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा में जो है यूएसए अमेरिका के जॉन डीवी का बहुत बड़ा योगदान है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रणाली बताया था। क्या क्या बताया था? तो त्रिध्रुवी प्रणाली में इन्होंने 3 बातें बताई। पहला इन्होंने कहा टीचर, दूसरा बालक और तीसरा पाठ्यक्रम। टीचर क्या होगा? स्वतंत्र होगा। और बालक क्या होगा? आश्रित होगा। और पाठ्यक्रम क्या होगा? मध्यस्थ चर का काम करता है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का जो श्रेय है वो गिजू भाई को है। ये गुजरात के हैं। तो इनको बाल केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करने का या उसको बढ़ाने का बहुत बड़ा मतलब श्रेय जाता है। हमारे जो अगले वैज्ञानिक है वो है सिगमंड फ्रायड। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इनका मानना था कि इस सिद्धांत में मन मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाना चाहिए। इन्होंने 3 तरह की बातें बताई, चेतन, अचेतन और चेतन। पहली बात तो इन्होंने कहा चेतन, दूसरा है अर्धचेतन, तीसरा अचेतन। अब चेतन, अर्धचेतन और अचेतन ये क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, चेतन होता है जो वर्तमान विचारधारा से संबंधित होता है, और अर्धचेतन होता है कि इसमें एकदम याद नहीं रहता, कुछ देर बाद याद आ जाता है। और अचेतन होता है कि इसमें कुछ भी याद नहीं रहता। ये तो इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। फिर सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भाग हैं? तो देखिए, इन्होंने जो 3 भागों में बांटा था वो है इदम, अहम, पराअहम, ईड, ईगो, सुपर ईगो। क्या है? व्यक्तित्व को इन्होंने 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया था, ईड, ईगो और सुपर ईगो। अब ईड क्या है? इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे भूख है, प्यास है, सेक्स है, यह सब सामाजिक इच्छाओं और नैतिक इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। ईगो क्या है? यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और परिणामों की चिंता नहीं करता है। कहते हैं ना, किसी की ईगो हर्ट हो गया। अब किसी का ईगो हर्ट हो जाता है तो वो अपने मतलब झगड़ा कर लेता है या कुछ भी करने पर उतावला होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुपर ईगो, इसी को बोलते हैं। अगला हमारा जो तीसरा है वो सुपर ईगो, पराअहम।
अच्छा, ये सबसे अच्छा होता है। यह जो है समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है। जैसे किसी को चोरी करने से पहले सोचेगा, 20 बार सोचेगा, करें कि ना करें, करें कि ना करें। हिंज वाली वो कहानी आप सोच रहे होंगे, तो उसको बाद में बताएंगे। फिर है ओडिपस ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स अर्थात यह जो है यह लड़की, यहाँ पर जो लड़का होता है मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है। ओडिपस, लड़कों में ओडिपस कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। इसमें जो है लड़का जो है मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है। यह ग्रंथ लड़कों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, लड़कों में पाई जाती है। और दूसरा हमारा जो है इलेक्ट्रा ग्रंथ, इलेक्ट्रा। अब यह जो है यह ग्रंथि जो है लड़कियों में पाई जाती है। इसमें लड़की जो है अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती है। कहने का मतलब सही बात है, देखा जाए तो लड़कियां जो होती हैं वो पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं, और लड़के जो होते हैं वो मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो लड़कियों में जो पाई जाने वाली ग्रंथि है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि है, और लड़कों में जो पाई जाने वाली ग्रंथि है वो ओडिपस ग्रंथि है। अच्छा, स्वमोह मतलब स्वयं से मोह। अगला है स्वमोह, इसी को नार्सिसिज्म बोलते हैं, खुद से ज़्यादा प्यार करना। समायोजन क्या है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना समायोजन है। कुसमायोजन क्या है, जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो इंसान जो है तनाव में होता है, चिंता में होता है, कुंठा में होता है, द्वंद्व में होता है, तो उस समय आप कुसमायोजित महसूस करते हैं, कुसमायोजित होते हैं। सुरक्षा युक्तियाँ क्या है, इसमें जो है चिंता तथा कमियों से मुक्ति पाने के लिए अस्थायी समाधान खोजते हैं, जिसी को सुरक्षा युक्तियाँ कहते हैं। दो प्रकार की होती हैं, एक प्रत्यक्ष होती है, दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, देखिए प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखाई दे, अप्रत्यक्ष मतलब जैसे तर्क संगत हो गया, आपका दमन हो गया, ठीक, ये यहाँ पे है, समन हो गया, क्षतिपूर्ति हो गया, आत्मीकरण हो गया, प्रतिस्थापन हो गया, प्रतिगमन हो गया, उदारीकरण हो गया, ये सब अप्रत्यक्ष होती हैं। फिर है मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपसे प्रश्न पूछता है, सीटेट में कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो थ्योरी थी, इसको जो है एरिक एरिक्सन ने दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की चीज़ें बताई थी। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, यह जो होता है वो 1.5 साल से 2 वर्ष तक होता है। फिर है स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा, या 1.5 वर्ष से 2 से 3 वर्ष तक होता है। अगला तीसरा है पहल बनाम दोष, ये जो होता है वो होता है 3 से 6 वर्ष होता है। परिश्रम बनाम हीनता, ये 6 से 12 वर्ष होता है। पहचान बनाम भ्रांति, यह 12 से 18 वर्ष होता है। फिर है हमारा अगला है आत्मीयता बनाम अलगाव, यह 18 से 35 वर्ष होता है। जननात्मक बनाम स्थिरता, यह 35 से 65 वर्ष होता है। संपूर्णता बनाम निराशा, यह 65 वर्ष से ऊपर होता है। अब हम अगले जो हमारे सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत है। यह कनाडा के निवासी थे, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। फिर हमारा जो अगला है वो शिक्षण स्तर की बात करता है। तो देखिए शिक्षण का जो स्तर होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक स्मृति स्तर, दूसरा समझ स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक। E.L. थॉर्नडाइक या एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, नोट करते चलिएगा इसको हैशटैग लगा के। यह एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था। उत्तेजना और अनुक्रिया, बिल्ली पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने 2 नियम बताए, प्राथमिक और गौड़ नियम। प्राथमिक और गौड़ नियम, अभ्यास का नियम, प्राथमिक नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। गौड़ नियमों में इन्होंने बताया बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति या आवृत्ति का नियम, साहचर्य क्रिया का नियम। फिर शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, कई बार बने भी हैं। तो देखिए शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियाँ प्रमुख रूप से 2 होती हैं, इसके अलावा और भी बहुत होती है, लेकिन जो आपके ज़्यादातर पूछी जाती हैं वो 2 ही पूछी जाती हैं। हम आगे और भी जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि में हम क्या कहते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, या एक छात्र केंद्रित विधि होती है, अनुभवों के द्वारा होती है और करके सीखते हैं।
इस विधि में जो के तर्क हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसी विधि के अंतर्गत ये सारी विधियां भी आ जाती हैं। पहला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। और निगमन विधि, निगमन विधि में हम क्या करते हैं कि नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आगमन विधि में हम क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर जैसा की ओर चलते हैं। यह आगमन विधि के जस्ट उल्टा होती है, यह शिक्षा केंद्रित होती है। और हमारी जो अगली विधि है समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वकील पैट्रिक हैं, प्रत्यक्ष विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, तमाम विधियां हैं। इन विधियों पर आप लोग देख लीजिएगा। फिर हमारा जो इम्पॉर्टेंट है वो अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने से संबंधित कठिनाई है। डिसग्राफिया, ग्राफिया में ग्राफ का साउंड आ रहा है, मतलब लिखने से संबंधित समस्या या कठिनाई होती है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में कैलकुलेटर का साउंड आ रहा है, अर्थात गणती गणना से संबंधित समस्याएं। डिसमोर्फिया मतलब मोर, किसी चीज़ के नहीं भ्रम हो जाता है तो भ्रम वाली स्थिति होती है। डिसफेजिया मतलब बोलने से संबंधित विकार है। डिसप्रेक्सिया मतलब शारीरिक गतिक कौशल से संबंधित विकार है। डिस्थीमिया मतलब तनाव से संबंधित। तो यहाँ से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन पक्का हो गया। सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिकरण 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सीधा, अप्रत्यक्ष मतलब जो सीधा ना हो। अप्रत्यक्ष जिसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आपका रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन, पुस्तकालय, ये सब। प्रत्यक्ष मतलब जैसे परिवार, दोस्त, पड़ोस, रिश्तेदार, स्वास्थ्य क्लब, स्कूल, ये सब प्रत्यक्ष होते हैं। संज्ञान क्या है, संज्ञान इसका मतलब होता है कि सूचनाओं को ग्रहण करना, जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क। संज्ञानात्मक विकास के जो चरण होते हैं वो 3 प्रकार के चरण होते हैं। पहला अवधान होता है, दूसरा स्मृति होता है, तीसरा है मेटाकॉग्निजियम, मानसिक मानचित्रण। इसके द्वारा सूचनाओं को अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं, फिर उसमें विचार विमर्श करते हैं, फिर खोजबीन करते हैं। तो ये यहाँ से हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संवेग। संवेग वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों के द्वारा वह पहचाना जाता है। संवेग के प्रकार की बात करें तो 14 जो संवेग है वो संवेग के प्रकार 14 मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मैकडूगल का जो ने इसका सिद्धांत दिया था, तो कौन क्या है, तो देखिए एक तरफ मूल प्रवृत्ति लिखी हुई है, दूसरी तरफ संवेग लिखा है। जो पलायन, पलायन मतलब भय से संबंधित है, युत्सा मतलब क्रोध से संबंधित है, निवृत्ति मतलब घृणा से संबंधित है, जिज्ञासा मतलब आश्चर्य से, और आपका सुरक्षा मतलब वात्सल से, फिर शरणागति मतलब विषाद से, रचनात्मक मतलब संरचनात्मक भावना है, संचय प्रवृत्ति मतलब आपका अस्थायित्व की भावना है, सामूहिकता मतलब एकाकीपन, काम मतलब सेक्स का मुक्ता है, सामूहिक उसके बाद आपका है सामूहिकता मतलब एकाकीपन, आत्मगौरव मतलब श्रेष्ठ भावना, दैन्य मतलब आत्महीनता, भोजन अन्वेषण मतलब भूख, ह्रास मतलब आमोद। अब लास्ट हमारा जो चैप्टर बचा इसके बाद आपका पूरा CDP संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अप्रेरणा का सिद्धांत, अप्रेरणा के सिद्धांत जो है अब्राहम मैस्लो ने दिया था। कब दिया था, 1968 से 1970 के बीच में। इन्होंने 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण बताई। पदानुक्रम का सिद्धांत, दूसरा तीसरी अगली बात कही इसमें कि जैसे दैहिक आवश्यकता है, सुरक्षा की मांग, आत्मीयता की आवश्यकता, समानता की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये सब चीज़ें बताई। अब प्रेरणा चक्र है, आवश्यकता, अंतर्मुख, प्रबल, ये सब देख लीजिएगा, उत्तेजना, उपलब्धि, ये सब चीज़ें हुए। तो इस तरह से आपकी पूरी CDP कंप्लीट हो गई। तो ये आप लोग 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अब इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो हम सॉल्व करवा देंगे, आपका प्रैक्टिस भी करवा देंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप कर ही देते हो, ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।